दुनिया भर में अगर हम देखें तो करीब 95% लोग अपनी पूरी जिंदगी बस एक औसत स्थिति में बिता देते हैं। मतलब सपने बहुत बड़े होते हैं, टैलेंट की भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो इंसान कभी उस, जिसे हम कहते हैं ना, एक्शन मोड, उसमें नहीं आ पाता जहां से असली परिणाम दिखने शुरू होते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसपे चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन कोई ठोस मनोवैज्ञानिक समाधान कम ही देखने को मिलता है। एग्जैक्टली। और आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी 95% वाले आंकड़े को पूरी तरह से पलटने का दावा करती है। हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं एक बेहद दिलचस्प प्रेजेंटेशन डेक का, जिसका नाम है द्वादश शक्ति 12 days 12 weeks एम्पावरमेंट एंड अवेकनिंग प्रोग्राम। नाम तो काफी भारी भरकम है ना? लेकिन ये सामग्री एक साधारण जीवन को असाधारण जीवन में बदलने का एक बहुत ही सुव्यवस्थित और गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा पेश करती है। बिल्कुल। और देखिए, इस स्रोत सामग्री की कार्यप्रणाली को समझना इसलिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह केवल एक और मोटिवेशनल या प्रेरणादायक भाषण नहीं है। राइट, क्योंकि मोटिवेशन तो अक्सर बस एक अस्थायी भावना होती है। सही कहा आपने, वो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाती है। ये सामग्री एक बिल्कुल अलग दिशा में काम करती है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य उस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क या कहें मनोवैज्ञानिक तंत्र को डिकोड करना है जो इन दावों के पीछे काम कर रहा है। मतलब ये समझना है कि कैसे ये प्रोग्राम इंसान के अवचेतन मन, उसके व्यवहार और उसकी निर्णय लेने की क्षमता को एक नए सांचे में ढालने का प्रयास करता है। एग्जैक्टली। और किसी भी समाधान तक पहुंचने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि यह सामग्री वर्तमान समस्या को किस रूप में परिभाषित करती है। हाँ, और शुरुआत में ही इस डेक में एक सीधा प्रहार किया गया है कि इंसान के अंदर पोटेंशियल यानी क्षमता बहुत है, लेकिन रिजल्ट और एक्शन एकदम गायब है। और इसके पीछे उन्होंने 4 मुख्य कारणों को जिम्मेदार ठहराया है ना? बिल्कुल। वो 4 कारण हैं: अनुशासन की कमी, फोकस का ना होना, निरंतरता या कंसिस्टेंसी का अभाव, और सबसे अहम आंतरिक स्पष्टता या इनर क्लैरिटी का न होना। ये समस्या की बहुत ही सटीक पहचान है। अक्सर देखा जाता है कि लोग असफलता के लिए अर्थव्यवस्था, समाज या बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हाँ, कि मार्केट खराब है या मेरे पास तो मौके ही नहीं थे। राइट। लेकिन ये सामग्री पूरी तरह से बाहरी कारणों को खारिज कर देती है। ये सिर्फ इंटरनल स्टेट यानी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है। मतलब ये इस तथ्य को सामने रखती है कि जब तक व्यक्ति भीतर से अस्त व्यस्त है, तब तक बाहर का कोई भी अनुकूल माहौल काम नहीं आ सकता। बिल्कुल। ये एक तरह का वेकअप कॉल है कि जीवन बस अपने आप चल रहा है, उसमें कोई सक्रिय विकास नहीं हो रहा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही बेहतरीन और महंगी स्पोर्ट्स कार है। उसमें दुनिया का सबसे आधुनिक इंजन लगा है, एरोडायनामिक्स कमाल के हैं, मतलब हार्डवेयर एकदम टॉप क्लास है। एग्जैक्टली। ये उस इंसान का पोटेंशियल है। लेकिन अगर उस कार की चाबी ही गायब हो या इग्निशन ही काम ना करे, तो वो शानदार कार किसी काम की नहीं रहती। सही बात है, वो बस गैराज में धूल खाएगी। हाँ, तो ये जो अनुशासन, फोकस और इनर क्लैरिटी का अभाव है ना, ये उसी गायब इग्निशन की तरह है जो इंसान के बेहतरीन हार्डवेयर को काम करने से रोक रहा है। अरे वाह, इस एनालॉजी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आखिर परेशानी कहाँ है। और इसी इग्निशन को चालू करने या कहें कि उस सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड करने के लिए स्रोत सामग्री इस द्वादश शक्ति के सिद्धांत को सामने लाती है। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य किसी भी व्यक्ति को सिर्फ सोचने वाले से निकालकर करने वाले यानी एक एक्शन टेकर में बदलना है। राइट। और इस बदलाव को लाने के लिए 12 अलग-अलग शक्तियों का एक पूरा सेट पेश किया गया है। हाँ, मैंने वो लिस्ट देखी थी। उसमें आत्मानुशासन, लक्ष्य स्पष्टता, आंतरिक प्रेरणा, धैर्य, लचीलापन जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, अनुकूलन क्षमता या अडेप्टिवनेस, आत्मविश्वास, फोकस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिम्मेदारी, जिज्ञासा और विकास मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट शामिल है। बिल्कुल, यही वो 12 शक्तियां हैं। लेकिन देखिए, यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा संशय पैदा होता है। 12 अलग-अलग मानसिक शक्तियां। आपको ज्यादा लग रही हैं? हाँ यार, मतलब किसी ऐसे इंसान के लिए जो पहले से ही अपने जीवन में फोकस या अनुशासन की कमी से जूझ रहा है,
उसके सामने अचानक से सुधार के 12 अलग-अलग मोर्चे खोल देना बहुत ज्यादा बोझिल या ओवरवेलमिंग लग सकता है। ये तो है। क्या मानव मस्तिष्क सच में एक ही समय में 12 अलग-अलग दिशाओं में खुद को सुधारने का काम प्रभावी ढंग से कर सकता है? मैं आपकी बात समझ रहा हूं। पहली नजर में ये एक बहुत लंबी और शायद असंभव सी सूची लग सकती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा गहराई से खंगालें तो पता चलता है कि ये 12 शक्तियां अलग-अलग डिब्बे या स्वतंत्र कार्य नहीं हैं। अच्छा, तो फिर ये कैसे काम करती हैं? व्यक्ति को एक साथ 12 दिशाओं में नहीं भागना है। ये पूरा ढांचा एक गियर बॉक्स या एक चेन रिएक्शन की तरह डिजाइन किया गया है। चेन रिएक्शन से आपका मतलब है कि एक शक्ति किसी दूसरी शक्ति को खुद ब खुद चालू कर देती है? एग्जैक्टली। इसे एक मनोवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। अब देखिए, सूची में 11वें नंबर पर जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी है। हाँ, मैंने ध्यान दिया था। जब किसी नई चीज को जानने या समझने की जिज्ञासा पैदा होती है तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन का स्राव होता है। ये रसायन किसी भी काम को एक दिलचस्प खेल में बदल देता है। ओहो, मतलब वो काम फिर काम नहीं लगता। बिल्कुल। और इस रासायनिक बदलाव के कारण व्यक्ति के अंदर आंतरिक प्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन का जन्म होता है, जो इस सूची में तीसरे नंबर पर है। राइट। अब जब प्रेरणा बाहर से थोपी नहीं जाती बल्कि भीतर से आती है तो लक्ष्य स्पष्टता या गोल क्लैरिटी अपने आप बनने लगती है। मैं समझ रही हूँ। और एक बार जब मस्तिष्क को ये स्पष्ट हो जाता है कि उसे क्या हासिल करना है और क्यों करना है, तो फोकस और आत्मानुशासन बनाए रखने के लिए अलग से संघर्ष नहीं करना पड़ता। सही पकड़ा आपने। तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब बस पहली ईंट को गिराना है, यानी जिज्ञासा को जगाना है, और बाकी की शक्तियां एक स्वाभाविक क्रम में खुद ब खुद सक्रिय होती चली जाएंगी। बिल्कुल। और ये समझने के बाद वो 12 बिंदुओं की सूची उतनी डरावनी नहीं लगती है ना? हाँ, अब ये बहुत लॉजिकल लग रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इस पूरी मानसिक श्रृंखला का बाहरी जीवन पर, मतलब असल जिंदगी में क्या असर होता है? स्रोत सामग्री दावा करती है कि ये बदलाव बहुआयामी हैं। सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य या हेल्थ की बात की है, जहां शरीर एक एसिड बन जाता है और आलस खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि देखिए, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा एक दूसरे का सीधा प्रतिबिंब है। जब अवचेतन मन में कोई स्पष्ट लक्ष्य और उसे पाने का फोकस स्थापित हो जाता है तो शरीर उसी के अनुसार अपनी ऊर्जा का आवंटन करने लगता है। यानी मानसिक स्पष्टता के कारण तनाव कम होता है। एग्जैक्टली। जिससे नींद की गुणवत्ता सुधरती है और दिन भर का आलस शारीरिक ऊर्जा में बदल जाता है। वाह! स्वास्थ्य के बाद जो अगला पहलू है वो मुझे और भी ज्यादा दिलचस्प लगा। वेल्थ यानी धन निर्माण के क्षेत्र में स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि सिर्फ इनकम पर फोकस करने के बजाय वैल्यू क्रिएट करने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। सुनने में ये एक सामान्य सा बिजनेस ज्ञान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मतलब लोग अमूमन इनकम के पीछे भागते ही क्यों हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इनकम के पीछे भागना दरअसल मानव स्वभाव की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या कहें तुरंत संतुष्टि पाने की लालसा से जुड़ा है। कि बस अभी मिल जाए जो मिलना है। राइट। जब कोई सिर्फ इनकम के बारे में सोचता है तो उसका माइंडसेट एक्सट्रैक्टिव होता है। वो ये सोचता है कि मैं इस परिस्थिति या बाजार से क्या निकाल सकता हूँ। अच्छा, तो वो बस लेने के बारे में सोच रहा है। बिल्कुल। और इस सोच में शॉर्टकट ढूंढने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। लेकिन जब माइंडसेट वैल्यू क्रिएट करने का होता है तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तब व्यक्ति शायद ये सोचता है कि मैं यहाँ कौन सी समस्या सुलझा सकता हूँ। एकदम सही। मूल्य निर्माण या वैल्यू क्रिएशन में समय लगता है, लेकिन इसमें कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत छिपी होती है। इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये वैसा ही है जैसे एक व्यक्ति सिर्फ अपनी रोज की दिहाड़ी के लिए गड्ढा खोद रहा है और दूसरा व्यक्ति एक कुआं बना रहा है। बहुत बड़ी एनालॉजी है ना? पहला व्यक्ति तुरंत पैसे कमा रहा है, लेकिन उसे हर दिन नया गड्ढा खोदना पड़ेगा। कुआं बनाने वाले को शायद शुरुआत में कुछ न मिले, लेकिन जब कुआं तैयार हो जाएगा तो वो एक ऐसा वैल्यू क्रिएट कर चुका होगा जो लंबे समय तक टिकेगा और कई लोगों के काम आएगा। ये मूल्य निर्माण का एकदम सटीक चित्रण है। और इसी लंबे समय तक टिकने वाले नजरिए के लिए एक गहरे भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रोग्राम का अगला और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल।
इसमें ये सिखाने पर बहुत जोर दिया गया है कि परिस्थितियों पर रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया करने के बजाय रिस्पॉन्ड यानी सोच समझकर उत्तर कैसे दिया जाए। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का ये जो अंतर है वो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे अपनाना बहुत मुश्किल है यार। हाँ, क्योंकि हम बायोलॉजिकली रिएक्ट करने के लिए वायर्ड हैं। तो क्या आप समझा सकते हैं कि जब हम किसी अचानक आई मुसीबत या किसी के गुस्से का सामना करते हैं तो हमारे दिमाग में उस एक सेकंड में वैज्ञानिक स्तर पर क्या होता है? जरूर। यहाँ एमिगडाला की भूमिका समझना बहुत जरूरी है। एमिगडाला हमारे मस्तिष्क का एक बहुत ही प्राचीन हिस्सा है। इसे आप एक तरह से हमारे शरीर का इनबिल्ट अलार्म सिस्टम मान सकती हैं। जब इंसान जंगलों में रहता था तब ये सिस्टम उसे जंगली जानवरों से बचाने के लिए तुरंत फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में डाल देता था। अच्छा, तो ये सर्वाइवल के लिए था। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में जब कोई बॉस ऑफिस में चिल्लाता है या कोई ट्रैफिक में गाड़ी आगे निकाल लेता है तो यही एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। ओहो। ये लॉजिकल ब्रेन या जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं उसे बाईपास कर देता है और इंसान बिना सोचे समझे चिल्ला देता है या पलटकर जवाब दे देता है। यही रिएक्ट करना है। हाँ, ये पूरी तरह से एक आदिम रिफ्लेक्स है। तो रिस्पॉन्ड करना दरअसल इस अमिगडाला को शांत रखने की कला है। बिल्कुल। इसे मैं एक उदाहरण से देखती हूँ। मान लीजिए आप रसोई में काम कर रहे हैं और गलती से आपका हाथ किसी उबलते हुए बर्तन पर लग जाता है। आप तुरंत झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। हाँ, वहां सोचने का समय नहीं होता। राइट, आप उस समय सोचते नहीं हैं, ये रिएक्ट करना है। हाँ। लेकिन रिस्पॉन्ड करना एक अनुभवी शेफ की तरह होना है। वो कैसे? देखिए, शेफ जानता है कि पैन बहुत गर्म है, तेल उछल रहा है, लेकिन वो घबराकर पैन को फेंकता नहीं है। वो स्थिति का आकलन करता है, ये तय करता है कि आंच को कब और कितना कम करना है ताकि खाना न जले। बहुत उम्दा उदाहरण है। मतलब वो शेफ स्थिति के नियंत्रण में है जबकि स्थिति उसके नियंत्रण में नहीं है। रिस्पॉन्ड करने के लिए एक ठहराव, एक पॉज की जरूरत होती है। और उस पॉज या ठहराव को निर्मित करना ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल। जब वो ठहराव आ जाता है तो व्यक्ति का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मस्तिष्क का तार्किक और सोचने समझने वाला हिस्सा है, वापस नियंत्रण ले लेता है। और यही नियंत्रण अंततः व्यक्ति के पूरे माइंडसेट और व्यक्तित्व को बदल देता है। एग्जैक्टली। एक फिक्स्ड माइंडसेट जो हमेशा डर और संदेह से भरा होता है वो एक ग्रोथ माइंडसेट में बदल जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर एक स्पष्ट संवाद शैली विकसित होती है जिसे स्रोत सामग्री नेचुरल लीडरशिप का नाम देती है। सही कहा। लेकिन देखिए, ये सारी बातें एक बहुत ही मजबूत आंतरिक नींव तैयार करती हैं। कागज पर सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस पूरी प्रक्रिया को लागू कैसे किया जाए। स्रोत सामग्री इस प्रोग्राम के ढांचे को 2 बहुत ही विशिष्ट समय सीमाओं में बांटती है। हाँ, 12 दिन और 12 हफ्ते का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। वे कहते हैं कि पहले 12 दिन अवेयरनेस और एक्टिवेशन यानी जागरूकता और सक्रियता के लिए हैं, और उसके बाद के 12 हफ्ते डीप ट्रांसफॉर्मेशन यानी गहरे बदलाव के लिए हैं। मुझे ये 12 दिन और 12 हफ्ते का संयोजन थोड़ा अजीब लगा। मेरा मतलब है, सीधे 3 महीने या 90 दिन क्यों नहीं कह दिया गया? ये ब्रेकडाउन क्यों? इसके पीछे मानव व्यवहार विज्ञान और आदत निर्माण यानी हैबिट फॉर्मेशन की एक बहुत गहरी समझ छिपी हुई है। अच्छा। देखिए, जब भी इंसान कोई नया लक्ष्य तय करता है तो शुरुआती मोटिवेशन कुछ ही दिनों में खत्म होने लगता है। हाँ, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला हाल होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि दिमाग को तुरंत कोई इनाम या रिवॉर्ड नहीं मिलता। 12 दिन का ये पहला चरण विशेष रूप से क्विक विन्स या तुरंत सफलता का एहसास कराने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब दिमाग को छोटी छोटी जीत की आदत डालना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति लगातार 12 दिनों तक एक नया अनुशासन निभाता है तो उसके मस्तिष्क को डोपामाइन का एक स्थिर प्रवाह मिलता है। यह दिमाग को यह संकेत देता है कि यह नया काम सुरक्षित है और किया जा सकता है। तो ये सिर्फ वो इग्निशन चालू करने जैसा है जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो 12 दिन में इग्निशन चालू हो गया और दिमाग को विश्वास हो गया कि ये संभव है। तो फिर अगले 12 हफ्तों का विज्ञान क्या है? 12 हफ्ते का समय दरअसल न्यूरोप्लास्टिसिटी को काम करने के लिए दिया गया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की वो क्षमता है जिससे वो नए अनुभव और आदतों के आधार पर अपने अंदर नए रास्ते या न्यूरल पाथवे बनाता है। इसे थोड़ी आसान भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही घना जंगल है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति पहली बार उस जंगल के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत मेहनत लगती है, झाड़ियां काटनी पड़ती हैं, है ना? हाँ,
हर कदम पर संघर्ष होगा। ये नया काम शुरू करने के शुरुआती दिन है, लेकिन अगर वो व्यक्ति लगातार 12 हफ्तों तक उसी रास्ते पर रोज चले तो क्या होगा? तो वहां की घास दब जाएगी और एक पगडंडी बन जाएगी। एग्जैक्टली। और फिर धीरे धीरे वो एक साफ रास्ता बन जाएगा। एक बार वो रास्ता बन गया तो उस पर चलना बिल्कुल बिना किसी प्रयास के होने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो 12 हफ्ते का ये समय दिमाग के अंदर उस नए तार्किक रास्ते को स्थायी रूप से पक्का करने का काम करता है। मतलब ये सच में दिमाग को हैक करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है ना? और देखिए, दिमाग को हैक करने की बात हो ही रही है तो स्रोत सामग्री में एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू शामिल है। कौन सा? प्रेजेंटेशन बनाने वालों के लिए कुछ बोनस डिजाइन टिप्स दिए गए हैं। अच्छा हाँ, मैंने वो सेक्शन देखा था। उसमें कहा गया है कि काले और सुनहरे यानी ब्लैक एंड गोल्ड या गहरे नीले और नारंगी रंगों का इस्तेमाल किया जाए। फॉन्ट्स हमेशा बोल्ड होने चाहिए और आग, बिजली या स्पार्कल्स जैसे आइकॉन्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही ये नियम है कि शब्द कम से कम हो और इम्पैक्ट ज्यादा हो। ये मुझे सिर्फ सौंदर्य या आर्ट का हिस्सा नहीं लग रहा, इसके पीछे क्या खेल है? आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। ये कोई सजावट नहीं है, ये मेटा डिजाइन का बेहतरीन उदाहरण है। मेटा डिजाइन मतलब यहाँ संदेश सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों से भी सीधे अवचेतन मन में डाला जा रहा है। रंग मनोविज्ञान में गहरा नीला और सुनहरा रंग हमेशा अथॉरिटी, प्रीमियम वैल्यू और अत्यधिक गंभीरता का एहसास कराते हैं। तो जब कोई इन रंगों को देखता है तो उसका अवचेतन मन तुरंत ये मान लेता है कि ये जानकारी बहुत उच्च स्तर की है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो आग और बिजली जैसे आइकॉन्स हैं, वे सीधे हमारे प्राइमेट ब्रेन या आदिम मस्तिष्क को ट्रिगर करते हैं। अच्छा, वो एमिगडाला वाला हिस्सा? हाँ, एक तरह से वही। ये आइकॉन्स एक प्रकार की अर्जेंसी या तुरंत एक्शन लेने की भावना पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति उस प्रेजेंटेशन को देख रहा है तो उसका तार्किक दिमाग तो शब्दों को पढ़ रहा है, लेकिन उसका अवचेतन मन उन रंगों और फायर आइकॉन से प्रभावित होकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहा है। एग्जैक्टली। और कम शब्दों का नियम शायद इसलिए है ताकि दिमाग में कोई कॉग्निटिव ओवरलोड न हो। एकदम सही, ताकि संदेश बिना किसी शोर के सीधे अंदर तक पहुंच जाए। वाह, ये सब मिलकर अंत में उस स्लाइड की ओर ले जाते हैं जहां एक सीधा सवाल पूछा गया है, क्या वही जीवन जीते रहना है या एक नई पहचान बनानी है? ये पूरा डिजाइन व्यक्ति को इसी एक निर्णय पर लाकर खड़ा कर देता है। ये पूरी तरह से एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये व्यक्ति की वर्तमान निराशा को पकड़ती है, उसे एक तार्किक समाधान दिखाती है, न्यूरोसाइंस के आधार पर एक टाइमलाइन देती है और फिर डिजाइन मनोविज्ञान का उपयोग करके उसे वो पहला कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो अंतिम गंतव्य है वो व्यक्ति को खुद का गुरु या ओन गुरु बनाना बताया गया है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। खुद का गुरु बनने का ये जो विचार है, ये मुझे इस पूरे ढांचे का चरम बिंदु लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक समय के बाद व्यक्ति की आंतरिक आवाज इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे बाहर से किसी भी तरह के प्रमाणीकरण या सही गलत बताने वाली की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। हाँ, वो अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय पूरी स्पष्टता के साथ ले सकता है। और यहीं आकर हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मुकाम पर पहुंच जाती है। हमने आज देखा कि कैसे ये सामग्री समस्या की जड़ तक जाती है, 12 शक्तियों का एक चेन रिएक्शन स्थापित करती है, हेल्थ और वेल्थ से लेकर एमिगडाला को शांत करने तक की बात करती है। बिल्कुल, और 12 हफ्ते में दिमाग में नए रास्ते बनाने का विज्ञान पेश करती है। लेकिन इस पूरी यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है, खुद का गुरु बनना, वो मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विरोधाभास पैदा कर रहा है। वो कैसे? देखिए, इस विचार के साथ मुझे लगता है कि श्रोताओं को छोड़ना उचित होगा। स्रोत सामग्री का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को इतना सशक्त बनाना है कि वो अपना मार्गदर्शन स्वयं कर सके। बिल्कुल। तो क्या सोचने वाली बात ये नहीं है कि एक सच्चे और सफल एम्पावरमेंट प्रोग्राम की सबसे बड़ी जीत इसी बात में छिपी है कि वो अंततः उस व्यक्ति के लिए खुद को पूरी तरह से अनावश्यक बना दे? ये तो बहुत गहरा विचार है ना? क्या ये 12 शक्तियां जब एक बार उस घने जंगल में अपना स्थायी रास्ता बना लेंगी तो भविष्य में किसी भी बाहरी मोटिवेशन, किसी भी नए प्रोग्राम या किसी और की चाबी की जरूरत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी? बिल्कुल सोचने वाली बात है।
क्या इंसान सच में उस अवस्था तक पहुंच सकता है जहां उसे कभी किसी दूसरे इंसान से ये पूछने की ज़रूरत न पड़े कि मुझे आगे क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी प्रेजेंटेशन या ढांचे से कहीं ज़्यादा बड़ा है और जिस पर बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यह निश्चित रूप से मानव क्षमता की अंतिम सीमा को छूने वाला प्रश्न है। और उसी अंतिम सीमा की तलाश और उस नई पगडंडी पर पहला कदम रखने के इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए और उससे भी ज्यादा अपने जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली विस्तृत चर्चा में।